हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने जो आपकी तैयारी का लेवल था उसको भी इंक्रीज़ कर दिया होगा। फ्रेंड्स, वीडियोज़ सोच रही थी कि जल्दी जल्दी अपलोड करूं, लेकिन थोड़ी सी मेरी तबीयत इशू हो गया है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैंने बोला है ना कि 10 अप्रैल तक मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी, मीन्स करवाऊंगी। आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिएगा, ठीक है। अभी मैंने मेडिसिन ली है और मेडिसिन लेकर के मैं आपके लिए सीधा वीडियो बनाने लग गई हूँ। मटेरियल तो रखा था लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं लग रहा था, ठीक है। तो अब मैं सीधा आपके लिए वीडियो बनाती हूँ और सीधा हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और आपको लगता है कि हाँ यूजफुल है तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है। चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने थर्ड टॉपिक लिया है वो लिया है सोर्सेज, जिसके अंदर हम जो हमारे संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे सिलेबस में गिवन है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। रिन्यूएबल कौन से होते हैं, नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, क्या उनके एडवांटेज हैं, क्या उनकी डिसएडवांटेज हैं, ये सभी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्सेज। संसाधन होते क्या हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि संसाधन होते क्या हैं। वे सभी वस्तुएं जिनका प्रयोग विकास के कार्यों में अथवा जीवन जीने के लिए होता है। जिन भी वस्तुओं का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, जीवन जीने के लिए या फिर अपने डेवलपमेंट के लिए करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं, एग्जाम्पल है जैसे कि वाटर रिसोर्सेज हो गए, एनर्जी रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। तो देखिए आगे, देखिए एनर्जी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज एंड डेवलपमेंट वर्क्स। हमारे पास जो टॉपिक गिवन है वो क्या दे रखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के जो हमारे पास लाभ और हानियां हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी होती क्या है। तो एनर्जी, वैसे तो डेफिनेशन, इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन तो क्या बनती है, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे डेवलपमेंट वर्क्स हैं, उनके लिए हमें क्या देनी होगी, एनर्जी देनी होगी, तभी हमारी एक्टिविटीज हो पाती हैं, तभी हम डेवलप कर पाते हैं। ओके, क्लियर। एनर्जी समझ में आई, एनर्जी क्या होती है। आप लोग बोल रहे थे ना हिंदी में करवाइए, फ्रेंड्स मैं दोनों तरह से करवा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हिंदी मीडियम के भी हैं और काफ़ी इंग्लिश मीडियम के भी हैं, और मैं खुद बाईलैंग्वेज ही कंफर्ट हूँ। तो जो जिस चीज़ में मैं कंफर्ट हूँ उसी चीज़ से करवा सकती हूँ, है ना। तो फ्रेंड्स, जो एनर्जी होती है यानी जो ऊर्जा जो होती है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, मानव गतिविधियों के लिए और जो विकासात्मक जो कार्य हैं उनके लिए सबसे पहली इनपुट होती है एनर्जी। ओके। अब जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज यानी परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल गैर परंपरागत। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, परंपरागत जो परंपरा से चले आ रहे हैं, हमारे पुरखों से चले आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल गैर परंपरागत, जो कि पुरखों से चले नहीं आ रहे हैं, जो कि क्या है, थोड़े से मॉडर्न है, जो कि सामान्य नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, वो तो क्या हो जाएंगे, नॉन कन्वेंशनल। और जो ऑर्डिनरी हैं, जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, परंपरागत बोलते हैं। जैसे कि क्या हो गया भाई, कोयला हो गया, ठीक है। कोयले का काफ़ी हमारे पुरखों से हम उसका यूज करते आ रहे हैं, तो कोयला क्या हो गया, एक कन्वेंशनल सोर्स हो गया, एक परंपरागत सोर्स हो गया। जबकि हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी आप लोग देखते होंगे कि अभी डेवलप हुई है। तो सोलर एनर्जी क्या हो गई, एक नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स हो गई एनर्जी का। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो फ्रेंड्स, जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, जो हमारे परंपरागत सोर्सेज हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। उन्हीं को क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। और जो हमारे नॉन कन्वेंशनल हैं, जो हमारे गैर परंपरागत हैं, जिनका हम अभी अभी यूज करना सीख रहे हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यानी नवीनीकृत, नवीनीकरण भी बोल सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल को गैर नवीनीकृत। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने 2 सोर्सेज, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज होता क्या है, जिससे भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारे डेली नीड्स को पूरा कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद रिसोर्सेज के एग्जाम्पल, उसके बाद जो एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है, कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए जो पहली इनपुट है वो क्या होगी फ्रेंड्स, एनर्जी होगी। एनर्जी कितने टाइप्स की होगी, 2 टाइप्स की होगी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, जो कि नाम से ही क्लियर है, परंपरागत और गैर परंपरागत। जो परंपराओं से चले आ रहे हैं उनको कन्वेंशनल, और जो अभी नए नए डेवलप हो रहे हैं उनको नॉन कन्वेंशनल। ओके।
तो जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, जो हमारे पुरखों से चले आ रहे हैं, उन रिसोर्सेज का दूसरा नाम क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल। क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल। और जो अभी अभी नए नए डेवलप कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब देखो, नॉन रिन्यूएबल नाम से ही क्लियर है, नॉन रिन्यू, जिनको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता, जिसको दोबारा से बनाना आसान नहीं है, दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, उसको क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल हैं, उनको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। जबकि जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जिनको हम दोबारा से बना सकते हैं, जिनका नवीनीकरण क्या है? आसान है, वो थोड़े टाइम में दोबारा से बन जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। विच कांट रिन्यू, जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, रियूज नहीं किया जा सकता, वो नॉन रिन्यूएबल। कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल है, ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूज मत होना। विच कैन रिन्यू, जिनको रिन्यू कर सकते हैं, वो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गई। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारा कोल हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, थर्मल पावर हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? नॉन रिन्यूएबल के। अभी हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास जो क्या होते हैं, जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, बायोमास है, वो किसके अंतर्गत आती है? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अंतर्गत आती है। वो नॉन कन्वेंशनल है, जिनका हम अभी अभी यूज करना सीख रहे हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो उनका यूज नहीं करते थे। एक बात और याद रखना, जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं वो क्या है फ्रेंड्स? इको फ्रेंडली नहीं है, यानी वो एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है वो क्या है? इको फ्रेंडली है, वो हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, उसको नुकसान कम पहुंचाते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं कि जो हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, जो कि हमारे परंपरागत स्रोत हैं, उनको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोयला की। कोल क्या होता है? ठीक है, एक बात याद रखना, 30% ऑफ टोटल एनर्जी कंजप्शन, जो टोटल एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, जो ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, वो 30% किससे किया जाता है? कोयले की हेल्प से किया जाता है। ठीक है, कोयला जो है 200-250 साल बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, जिस तरह से इसका उपयोग किया जा रहा है। विश्व का 5% कोयला भारत में मिलता है। कहाँ कहाँ पर? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो ये तो हमने कोयले के बारे में देखी, ठीक है। कोयले के 4 टाइप्स होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। ठीक, जो एंथ्रासाइट होता है उसको सबसे उच्च क्वालिटी का माना जाता है, जबकि जो लिग्नाइट पिट जो वाला जो होता है उसको सबसे लो क्वालिटी का माना जाता है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर मैंने ऐड नहीं की हैं, लेकिन आप लोग इनको ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं कि जो कोयला है वो बना कैसे। फ्रेंड्स हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो कोयला है वो बना कैसे है। तो कोयला फ्रेंड्स क्या है? एक फ्योसिल फ्यूल्स है, एक जीवाश्म ईंधन है। और जीवाश्म ईंधनों का निर्माण कब हुआ था? काफ़ी साल पहले, यानी लाखों साल पहले, मिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी पर क्या हुई फ्रेंड्स? हलचल हुई होगी। उस हलचल के कारण जो पेड़ पौधे थे और जो जीव जंतु थे वो कहाँ दब गए? धरती के नीचे दब गए। धरती के नीचे दब गए। अब धरती पर फ्रेंड्स क्या लगा? एक तो प्रेशर लग रहा था और नीचे से क्या था? एक टेम्परेचर था। तो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो पेड़ पौधे, जीव जंतु धरती के नीचे दब गए थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? फोसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, जीवाश्म ईंधन में कन्वर्ट हो गए, जिनको हम आज यूज कर रहे हैं। और ये प्रक्रिया लाखों वर्ष पहले हुई थी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया कि जो फोसिल फ्यूल्स थे वो किस तरह से बने थे। जो फोसिल फ्यूल थे, जीवाश्म ईंधन थे, जो पेड़ पौधे थे धरती के नीचे दब गए थे, वो किस में टर्न आउट हो गए? कोयले में। और जो समुद्र के जो जीव जंतु थे वो भी तो हलचल के कारण दब गए, वो किस में बदल गए? पेट्रोलियम में बदल गए। तो इस तरह से अब जो ये घटना हुई, इस घटना को होने में कितने लाखों साल लग गए थे। तो अब अगर हम उनको, जो हमारे पास जो अभी प्रेजेंट में जो कोयला प्रेजेंट है, उसको हम सारा का सारा यूज कर लेंगे तो फिर दोबारा से हमें कोयला कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे आने वाले टाइम में। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस, इन्हीं का भी ऐसे ही है। ये भी क्या है? जीवाश्म ईंधन है, ये भी ऐसे ही बने थे। ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर क्या आता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस। ऑयल एंड नेचुरल गैस क्या आते हैं? सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एनर्जी रिसोर्स है।
ये भी एक तरह का क्या है, जीवाश्म ईंधन है, फ्यूसिल फ्यूल्स है। इसी प्रक्रिया से ये बना था। मैंने आपको बताया ना कि जो जीव जंतु थे वो किस में टर्न आउट हो गए, जो समुद्र के जो जीव जंतु थे वो पेट्रोलियम में बदल गए। तो पेट्रोलियम को जब निकालते हैं तो वहीं से क्या निकलती है, नेचुरल गैस भी निकलती है। जो पेट्रोलियम होता है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम एक तरह का क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है, मिक्सचर होता है जिसके अंदर पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस क्या क्या होती हैं, पेट्रोल, डीजल एंड प्राकृतिक गैस होती है। अब फ्रेंड्स आगे देखिए, जो नेचुरल गैस है, जो प्राकृतिक जो गैस है, वो किस किस चीज़ का मिश्रण है, वो एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है नेचुरल गैस। ओके, अब इसी नेचुरल गैस को हम क्या कर देते हैं, एलपीजी में कन्वर्ट करते हैं, इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसको द्रवित पेट्रोलियम गैस बोला जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोला जाता है। आपसे पूछ लेगा कि घरों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस यूज की जाती है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए आगे देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी। अब क्या आ जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी। फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा ना, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये भी क्या है, एक कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ये थोड़ा सा इको फ्रेंडली है। कैसा है ये, इको फ्रेंडली है, यानी जो एनवायरनमेंट को, अब जब कोयला था, प्राकृतिक गैस थे, तो वो तो जलने के बाद क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन को भी इंक्रीज करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी ऐसा नहीं करता है। आप लोग सोचोगे फिर तो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत अच्छी होती होगी। नहीं फ्रेंड्स, न्यूक्लियर एनर्जी के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो नाभिकीय ऊर्जा है, हिंदी में मैं बोल रही हूँ नाभिकीय ऊर्जा, वो कैसे बनती है, जो रेडियो सक्रिय जो तत्व होते हैं उनके विखंडन से बनती है। जो रेडियो एलिमेंट जो सब्सटेंसेज होते हैं उनका क्या किया जाता है, फिशन किया जाता है, जिससे क्या बनती है, न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे। रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है वो हीट प्रोड्यूस करेंगे, और हीट से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सबसे ज़्यादा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कौन सा यूज किया जाता है, यूरेनियम यूज किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात आप सोच के चलो, हम क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं जहां पर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर गलती से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो क्या हो गए, लीक हो गए, ठीक है। तो लीक होने से क्या करता है कि जो इसका जो प्रभाव है वो करंटली नहीं देखा जाता, काफ़ी पीढ़ियों तक देखा जाता है। जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उनके ऊपर भी उसके साइड इफेक्ट पड़ते हैं, बच्चे अपंग पैदा होने लग जाते हैं। जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय वहाँ पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो डाले गए थे ना, तो उनसे क्या हुआ था, अब तक भी वहाँ की जनरेशन क्या हो रही है, अपंग पैदा होती है। ओके, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, अब बात करते हैं थर्मल पावर की, कि जो थर्मल पावर है वो क्या होती है। थर्मल पावर यानी कि जो तापीय ऊर्जा होती है। जो थर्मल पावर है फ्रेंड्स वो भी आप लोगों की क्या है, एक परंपरागत सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर किसका यूज किया जाता है, मोस्टली कोयले का यूज किया जाता है। कोयले को हीट जनरेट करता है, और हीट के जनरेट होने से पानी क्या होता है, गर्म होता है। पानी के गर्म होने से टरबाइन चलते हैं और जो बिजली है वो प्रोड्यूस होती है। जो थर्मल पावर है वो किससे बनाई जा रही है, कोयले से। सबसे पहले तो हाँ फ्रेंड्स, अब हमने क्या किया, जो थर्मल पावर के साथ जो कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी थे उनको क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और हाँ बीच बीच में जो फैमिली मेंबर्स की आवाज़ आती है तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ओके, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को सीधा पॉइंट टू पॉइंट लेके चलती हूँ, ज़्यादा नहीं भटकाती हूँ। बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक और एक कॉमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है। जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे पहले किसका नाम आता है, सौर ऊर्जा का, जो कि काफ़ी सस्ती भी पड़ती है और काफ़ी अच्छी भी होती है, जो हमारे एनवायरनमेंट को भी बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सन एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। किसकी हेल्प से, सोलर पैनल की हेल्प से। और सोलर पैनल के अंदर कौन सी चिप का यूज किया जाता है, सिलिकॉन से। सोलर पैनल के अंदर किस चिप का यूज होगा, सिलिकॉन का, ये आपको याद रखना है। और हाँ फ्रेंड्स एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आइडिया था
ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया आया जैसे कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सन, सन की प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो उनके पास पिगामेंट होता है हरी पत्तियों में, उसकी हेल्प से और भूमि से जल लेते हैं, ठीक है, और अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी अपने लिए जो एनर्जी है वो अपनी आप जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सन। तो यहीं से ये आइडिया आया कि क्यों ना हम भी सन एनर्जी को हमारी ऐसी एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करें जिसको हम यूज कर सकें। ओके, क्लियर हो गया यहाँ से? तो सौर एनर्जी है वो सबसे सस्ता ऊर्जा संसाधन है, सिलिकॉन के चिप का यूज किया जाता है, और जब तक सन रहेगा तब तक क्या रहेगी, ऊर्जा रहेगी। तो ये क्या नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, ये बार बार में रिन्यू होती रहती है, ठीक है, ये लुप्त नहीं होगी। तो इसको रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बात करते हैं विंड एनर्जी की। अब किसकी बात करते हैं? विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। तो देखिए फ्रेंड्स, पवन ऊर्जा क्या होती है, यानी जो किससे बनती है, पवन से बनती है, वायु से बनती है, उसको क्या कहेंगे, पवन ऊर्जा कहेंगे। सबसे पहले विंड एनर्जी बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, पवन चक्की का यूज किया जाता है, विंड मिल का यूज किया जाता है, जिसके बड़े बड़े टरबाइन लगे होते हैं, और वो टरबाइन किसकी हेल्प से घूमते हैं, हवा की हेल्प से घूमते हैं, वायु की, पवन की हेल्प से घूमते हैं। और जब वो घूमते हैं तो वो क्या करते हैं, घूमने से क्या जनरेट करते हैं, जो टरबाइन्स है वो घूमते हैं तो एनर्जी जनरेट करते हैं, और उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया है, आप लोगों ने देखा होगा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच जनरेट ड्यू टू मोशन, जो किसके कारण जनरेट होती है, मोशन के कारण जनरेट होती है, गति के कारण जनरेट होती है, उसको ही क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। तो इसको गतिज ऊर्जा क्यों कहा गया, भाई हवा चलती है, ठीक है, वो भी अपनी गति में है, टरबाइन्स को घुमा रही है, तो गतिज ऊर्जा जनरेट हो गई, गतिज ऊर्जा से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो गई, ठीक है। तो ये भी क्या है, कहाँ पे ज़्यादा यूज होती है, तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा यूज होती है, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु वगैरह में। इसके साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए, खुला क्षेत्र होना चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, इसकी एक लिमिटेशन भी है, वो लिमिटेशन क्या है कि जो हवा की, जो वायु की, जो पवन की जो गति होगी वो कितनी होनी चाहिए, स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से 35 किलोमीटर पर आवर। मिनिमम 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलनी चाहिए और मैक्सिमम 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर, तभी जो विंड एनर्जी है वो जनरेट हो पाती है। ओके, ये पॉइंट समझ में आया? आगे चलें अब, ठीक है, आगे देखिए, ज्वारीय ऊर्जा। आगे क्या आता है फ्रेंड्स, ज्वारीय ऊर्जा। तो जब बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा की, ज्वारीय ऊर्जा यानी फ्रेंड जो टाइड्स उठते हैं, ज्वार भाटे जो आते हैं, उनसे एनर्जी बनाई जाती है। एनर्जी ऑफ टाइड्स कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो ज्वार, जो लहरें आती हैं, तरंगे आती हैं, ज्वार भाटे आते हैं, उनकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, ठीक है। और ऐसी संभावना है कि इंडिया के अंदर 50 मेगावाट प्रोडक्शन किससे किया जा सकता है, ज्वारीय से ऊर्जा से किया जा सकता है, यानी जो ज्वारें उठती हैं, जो ज्वार भाटे उठते हैं, उनसे 50,000 मेगावाट प्रोडक्शन किया जा सकता है। अब बात करते हैं बायोमास की। बायोमास के अंदर जैसे कि फ्रेंड्स, बायोमास में आ गया गोबर गैस। तो एक तो आप क्या करते हो, मैंने कल भी बताया था कि जो गोबर होता है, जो वेस्टेज होती है जो एनिमल्स की, उसको एक तो सीधे उसके जो उपले बना करके, उपले जो होते हैं ना, अगर आप लोग गाँव से होंगे तो समझ रहे होंगे, जिसको काउडंग बोलते हैं। तो उपलों को जलाने से जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। तो इसलिए उसका उपले ना बना करके हम क्या बनाएं, उसकी गोबर गैस बनाएं, तो वो क्या होगा, साफ ईंधन होगा, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान नहीं करेगा। तो ये सब क्या थे, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी थे, जो कि क्या होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं। तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया, जान लिया। अब मैं बात करती हूँ एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। जो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनकी एडवांटेज, उनके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला तो नाम से ही क्लियर है, रिन्यूएबल, जो रिन्यू होते रहते हैं, यानी कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, प्रकृति द्वारा ही पुनः स्थापित हो जाते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, जब तक सन रहेगा तब तक क्या होता रहेगा, सौर ऊर्जा बनती रहेगी। जो क्योंकि सबसे पहला फायदा इनका क्या हो गया कि प्रकृति द्वारा ही पुनः स्थापित हो जाते हैं, इनके लिए दोबारा से स्थापित करने के लिए मानव को कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ता। तो इसलिए एक फायदा ये हो गया। दूसरा, ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अब सौर ऊर्जा है, सूर्य हर कहीं पर है, आसानी से उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है।
थर्ड पॉइंट क्या आता है, हानिकारक गैसें या प्रदूषण क्या होता है फ्रेंड्स, कम होता है। और फ्रेंड्स आप ये जो मेरे नोट्स देख रहे हो यहाँ पर अगर आपको एरो का साइन ऊपर दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है इंक्रीज, और नीचे दिखाई देता है तो उसका मतलब होता है डिक्रीज। तो अब जब हम सौर ऊर्जा का यूज कर रहे हैं, ज्वारीय ऊर्जा का यूज कर रहे हैं, पवन ऊर्जा का यूज कर रहे हैं, या फिर हम गोबर गैस का यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है, हानिकारक गैसें कम निकलती हैं, ना कि बराबर निकलती हैं। प्रदूषण क्या होता है, कम होता है। ओके, याद रखोगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या जाता है सॉरी फ्रेंड्स, एक बार लगने के बाद लंबे समय तक फायदा। अगर एक बार हमने सोलर पैनल लगा लिया, एक बार हमने जो विंड मिल लगा ली, तो एक बार लगाने के बाद काफ़ी लंबे समय तक चल जाते हैं। तो ये तो क्या हो गए, जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके फायदे हो गए। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, इनके नुकसान पढ़ेंगे कि इनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। फ्रेंड्स एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू। तो ये तो हमने क्या पढ़े, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के फायदे पढ़े। अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ थोड़े से नुकसान है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, इसके नुकसान ना के बराबर ही हैं, इसके फायदे ही ज़्यादा हैं। ठीक है, तो देखिए हमें तो हमारे टॉपिक में दिया गया है तो पढ़ना है। डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो हमारे बार बार रिन्यू हो सकते हैं, उनके जो नुकसान हैं वो क्या क्या होंगे। 24 घंटे उपलब्ध नहीं। सबसे पहले क्या आता है कि 24 घंटे उपलब्ध नहीं। जैसे कि अब जो वायु है वो 24 घंटे स्पीड से नहीं चलती, 24 घंटे नहीं बना सकती। ओके, हमारा सन है तो रात के टाइम में क्या होता है, सन चला जाता है, सनलाइट हमें नहीं मिल पाती। या फिर मौसम खराब है, बारिश का मौसम है, तो हमारे सूर्य देवता क्या रहते हैं, नाराज़ रहते हैं, नहीं आ पाते। तो क्या होता है, हमें सनलाइट नहीं मिल पाती। आया समझ में। पारंपरिक ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों की तुलना में नवीकरणीय स्रोतों और प्रौद्योगिकी की दक्षता उतनी अधिक नहीं। यानी क्या कहने का मतलब है कि जो पारंपरिक रूप से चले आ रहे हैं फ्रेंड्स, उनका यूज करने का हमें ज़्यादा पता है, उनकी दक्षता ज़्यादा है। लेकिन जो अभी नए नए तरीके ये आ रहे हैं, इनकी दक्षता उतनी अधिक नहीं है। अगर हमें साथ में क्या करना है, भंडारण करना है, स्टोरेज करना है, तो वो स्टोरेज क्या पड़ता है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है। जैसे कि सनलाइट को अगर सीधा यूज करना है तो वो कम कॉस्टली है। अगर हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ताकि उसको हम रात में या ख़राब मौसम है जब उससे क्या कर लें, यूज कर लें बैटरीज लगा करके, तो वो क्या पड़ती है, भंडारण लागत थोड़ी सी अधिक पड़ती है। तो ये इसके कुछ क्या हो गए, नुकसान हो गए। ओके, अब बात करते हैं गैर नवीनीकरण, जो कि हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ना, सभी के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तेल एंड कोयला जैसे संसाधन हमें नवीकरणीय ऊर्जा की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब फ्रेंड्स तेल है, कोयला है, वो ज़्यादा ऊर्जा देते हैं, उतनी ऊर्जा हमारी सनलाइट नहीं दे सकती। ठीक है, उनकी जो कैपेसिटी है ऊर्जा देने की वो ज़्यादा होती है। उपयोग एंड भंडारण क्या है, आसान है, आराम से उपयोग कर सकते हैं। रोजगार पैदा करने में सहायक, ये पॉइंट रोजगार पैदा करने में सहायक। अब सोलर प्लेट है, वो तो हमने लगा दी, हमें एनर्जी दे रही है, ठीक है, लेकिन वो किसी को क्या नहीं दे रही, रोजगार नहीं दे रही। बस सिर्फ एक बार हम लेकर के आए सोलर पैनल, बस उसी वाले को रोजगार मिला, बाकी को रोजगार नहीं मिला। जैसे कि अब हमारे क्या है, कोयला है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो कोयले को खदान से निकाला गया। खदान से निकालने के बाद क्या किया गया, इसको ट्रांसपोर्ट के जरिए वहाँ लाया गया, जहाँ पर इसकी क्या होती है, रिफाइनरी वगैरह होती है, वहाँ पे लाया गया। वहाँ से फिर इसको जहाँ पे यूज करना है वहाँ लाया गया। ठीक, तो इस तरह से कितने लोगों को रोजगार देता है, तो रोजगार के साधन ज़्यादा उपलब्ध करवाता है। अब जो गैर नवीकरणीय सोर्स है उनकी क्या देखते हैं, हानियाँ देखते हैं, उनके नुकसान क्या क्या होते हैं ये देखते हैं। ओके, और हाँ फ्रेंड्स एक बात और क्लियर कर देती हूँ, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आपके टॉपिक से रिलेटेड वो मैंने सभी ऐड किए हैं। बाकी अगर कुछ बच भी जाता है तो हम क्या करेंगे, एक बार सिलेबस को कंप्लीट करके, जो ईवीएस का सिलेबस है आपकी 3 क्लासेज और आएंगी, उसके अंदर आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आज ये 3rd क्लास है, 3 क्लासेज और आएंगी, उसके बाद मैं आपको क्या करवाऊँगी, हालांकि सिलेबस में गिवन नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स जब ईवीएस का नाम आ गया, जुड़ गई ईवीएस, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आपको जो क्या होते हैं क्या बोलते हैं उनको, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, नेशनल पार्क, ये सब टॉपिक भी थोड़े थोड़े पढ़ लेने चाहिए, ताकि हमें कोई
नुकसान ना हो, और ये छोटे छोटे टॉपिक हैं तो ये भी मैं आप लोगों को करवा दूंगी। सबसे पहले जो हमें सिलेबस में गिवन है उसको पकड़ के चलना है, उसके बाद ही करवाएंगे। और आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि सिलेबस नहीं होगा, मैंने बोला है ना 10 अप्रैल, तो 10 अप्रैल तक मैं सिलेबस ज़रूर करवाऊंगी। ओके, तो अब देखिए हानियाँ क्या क्या होती हैं। पृथ्वी से धीरे धीरे क्या हो गए हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। अब जो कोयले के जो भंडार हैं उनको अगर हम खर्च करते रहेंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे मिलने। ठीक है, प्रदूषण सबसे ज़्यादा फैलाते हैं जो हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, जो परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, प्रदूषण सबसे ज़्यादा करते हैं। इनका जो परिवहन है वो कैसा है, जोखिम भरा है। अब जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है, ठीक है, अब हम किसको लेके जा रहे हैं, पेट्रोलियम को लेके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर वहाँ पर कुछ टैंक वैंक लीक हो जाता है, फट जाता है, प्राकृतिक गैस को लेके जा रहे हैं, कुछ लीकेज आ जाती है, तो कितना बड़ा जोखिम होता है। ठीक है ना, जान और माल दोनों की हानि होती है। तो ये उसकी कुछ क्या हो गए, नुकसान हो गए। ओके, तो ये हमने जो हमारा टॉपिक था उसको हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देख ली है, तो वीडियो को अब क्या करें आप लोग, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो अब लाइक कीजिए। ठीक है, साथ में फ्रेंड्स आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, इस वीक में हम ईवीएस को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और आप लोग बताइए, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज कितनी तारीख है, आज है हमारी 23, जो हमारा रेन हार्वेस्टिंग वाला चैप्टर है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसको अभी कर लें, आज ही कर लें। 4 बजे तक मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूंगी, तो उसको अभी कर लें या कल करें, ये भी बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक क्लास और आपको मिलने वाली है, वो किससे रिलेटेड मिलेगी आपको, जो CDP है उसको स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो हमारा एजुकेशनल पर्सपेक्टिव है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अब और ज़्यादा नहीं खींचना है। और आप फ्रेंड जो पॉइंट अगर रह भी जाते हैं तो उनकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा, हम उनको MCQ फॉर्मेट में कर देंगे, बाद में निपटा देंगे। ओके, चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।